Swayam Prabha. Digital India. Educated India. हेलो फ्रेंड्स, तो ESDAR अर्थात एक्सप्लोरेटरी स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस विद आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा हम लोगों ने पिछले लेक्चर में बाईवेरिएट डेटा का एसोसिएशन क्या होता है, उसके अंदर हमारे क्या क्या एस्पेक्ट होते हैं, और कोई अगर हमारे पास बाईवेरिएट डेटा आता है तो उसमें से उसके अंदर छिपी हुई इंफॉर्मेशन जो उनके संबंधों के बारे में, ट्रेंड के बारे में इत्यादि को बाहर निकालने की बात करी थी। और हमने ये बात करी थी कि इस तरह का जो हमारा बाईवेरिएट डेटा होता है उसमें से जो हमारे इंडिविजुअल वेरिएबल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन होती है, और साथ ही दोनों वेरिएबल्स के बीच में हमारा किस तरीके का संबंध है इसके बारे में बात होती है। तो अब इस दो तरह की सूचनाओं को, दो तरह की इंफॉर्मेशन को हम कैसे बाहर निकालें। तो अगर दो वेरिएबल्स हैं, दोनों को आप अगर अलग अलग तरीके से हैंडल कर लेते हैं और दोनों को आप ये मान लीजिए कि दोनों हमारे यूनिवेरिएट है, तो उससे आपको क्या होगा, उनके बीच का जो सेंट्रल टेंडेंसी है, वेरिएशन है, सिमेट्री है, पीकेडनेस इत्यादि के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन यह दोनों के बारे में अलग अलग पता चलेगा। और लेकिन हमारा साथ में एक और इंटरेस्ट भी है कि इस तरह के डेटा सेट में एक तरह की इंफॉर्मेशन और निहित होती है। वह क्या है कि अगर हम दोनों वेरिएबल को अगर हम एक साथ देखने की कोशिश करेंगे तो उनके बीच में कुछ ऐसा आपस में संबंध भी होगा, और जब उनका संबंध होगा ना तो उससे क्या होगा कि अगर हम किसी एक वेरिएबल को अगर हम इंक्रीज़ करने की या डिक्रीज़ करने की कोशिश करेंगे तो उसका असर अगले वेरिएबल पर भी पड़ जाएगा। जैसा आपने देखा है ना कि अगर आपका कोई अच्छा सा दोस्त होता है, अगर उससे कोई कष्ट हो जाता है, अगर वह दुखी है तो हम भी उसके दुख में दुखी हो जाते हैं, और अगर वह खुश है तो हम उसके खुशी में बहुत खुश हो जाते हैं। राइट, हम उसके सुख को भी इंजॉय करते हैं और हम उसके दुख में भी हम उसका साथ देते हैं। तो क्या है कि इसीलिए दोनों आपस में दोस्त हैं। लेकिन क्या ऐसा हर इंसान के साथ आपका संबंध होता है? नहीं। दुनिया में बहुत से लोग होते हैं जिनको क्या हो रहा है, क्या कर रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या है, मैं उन तरह के दोस्तों से इंडिपेंडेंट हूँ। हमारा जो आपस में संबंध है कोई संबंध नहीं है, हम एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन वह जो हमारा दोस्त जिससे दुख में हम दुखी हो जाते हैं और उसकी खुशी में हम खुश हो जाते हैं, उसके बीच में हमारी एक बॉन्डिंग है, एक संबंध है। तो अब हम उस संबंध की बात करते हैं, और वही मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताने की कोशिश करी थी। अब जब हम उस संबंध की बात करते हैं तो उसको हम न्यूमेरिकली क्वांटिफाई करने की कोशिश भी करेंगे। हम उसको ग्राफिकली भी देखने की कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे एक वेरिएबल की वैल्यू बढ़ती है तो अगली वेरिएबल की वैल्यू में क्या होता है, और साथ ही साथ अगर उनके बीच में संबंध अगर स्थापित हो गया कि उनके बीच में इंक्रीजिंग रिलेशनशिप है कि डिक्रीजिंग रिलेशनशिप है, तो उनकी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है, हम उसकी बात करते हैं। और उसको हमने कैसे दिखाया था, मैंने आपको एक लाइन बना के दिखाया था कि अगर सारे डेटा पॉइंट उस लाइन के पास अगर होते तो हम कहते हैं कि हमारी डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और अगर दूर दूर होते तो हम कहते हैं कि कमज़ोर है, वीक है। और इसी बात को मैंने आपको पिछले लेक्चर में ग्राफिकली करके दिखाया था, और आज भी हम इसी लेक्चर में उसी ग्राफिकल प्रोसीजर्स को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। हमने पिछले लेक्चर में आपको एक प्लॉट कमांड का इस्तेमाल करते हुए यूनिवेरिएट की कंडीशन में, बाईवेरिएट की कंडीशन में स्कैटर डायग्राम बना करके दिखाया था, और उसके डिफरेंट ऑप्शंस भी आपको दिखाए थे मैंने। लेकिन आप अगर ध्यान दीजिए उस प्लॉट कमांड में मैंने क्या किया था, सबसे पहली बात तो मैंने ये करी कि हर एक पॉइंट को मैंने अलग अलग देखा था।
लेकिन अगर आपको हर एक पॉइंट को अलग अलग ज्वाइन करके बताऊं, तो उससे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे बेहतर तो इन्फॉर्मेशन ये मिलेगी कि हमको अगर एक अप्रॉक्सीमेट लाइन अगर मिल जाए या हमको अगर एक अप्रॉक्सीमेट कर्व मिल जाए जो उन पॉइंट्स के बीच में से निकलता हो, तो वह भी मुझे एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देगा। तो इस तरह के जो हमारे कर्व्स होते हैं उनको हम बोलते हैं स्मूथ कर्व्स। स्मूथनेस का क्या मतलब होता है? स्मूथ का मतलब चिकना। चिकने का क्या मतलब है? जैसे कि आप अगर दो पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हैं, तो जहाँ पे उनका जॉइंट होता है वहाँ पे आप कह सकते हो कि वहाँ पे स्मूथनेस नहीं है। एक आपको पॉइंट दिखाई पड़ रहा है कहाँ से उनका संबंध एग्जैक्टली चेंज हो रहा है। लेकिन अगर हम उसी पॉइंट को थोड़ा सा स्मूथ कर दें, राइट, तो वो जो एक उनका जो कर्व बनेगा बहुत ही स्मूथ कर्व बन जाएगा। जैसे आपने फ्रीक्वेंसी कर्व की बात करी थी और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की बात करी थी। जो फ्रीक्वेंसी कर्व क्या था? वो तो स्मूथ कर्व था, और लेकिन फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में तो पॉइंट थे। तो उसी तरह के बाईवेरिएट सेटअप में हम अपने स्मूथ प्लॉट कैसे प्लॉट करते हैं, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। एक हमारा एस्पेक्ट और है कि अगर मैं आपके सामने कोई भी एक इंसान को ला करके बैठा दूं और मैं आपसे कहूं कि आप उसकी उम्र बताइए, तो आप उसका जो भी फिज़िकल कैरेक्टरिस्टिक है उसको देखते हुए, उसका हाइट देखते हुए, उसका साइज़ देखते हुए, राइट, चेहरा कैसा है, चेहरे पे कुछ रिंकल्स पड़ी हुई हैं, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स को जो आपने अपने एक्सपीरियंस से इकट्ठा किया हुआ है उनको सबको एक साथ इस्तेमाल करेंगे और आप मुझे बता देंगे कि इस इंसान की उम्र सपोज़ 45 साल है, 45 ईयर्स है। अब मुझे ये बताइए, अगर मैं आपके साथ आपके कुछ और मित्रों को ले आऊं और मैं उनसे भी यही सवाल पूछूं कि उस इंसान की उम्र कितनी है, आपको क्या उम्मीद है कि वो आपके जो जितने भी मित्र आएंगे वो एग्जैक्टली 45 साल ही बताएंगे? कोई हो सकता है उसकी उम्र को देख करके 46 ईयर्स बता दे, कोई 47 बता दे, कोई 44 बता दे। तो क्या हुआ? लेकिन आपको ये पता है कि उसकी उम्र 45 साल के आसपास ही तो है। तो इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा डेटा आता है वो डेटा की वैल्यू तो होती है, लेकिन उस डेटा की वैल्यू उस वैल्यू के आसपास भी हो सकती है। कि अगर हम कहें कि एक आपने कोई भी एक एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट किया, वहाँ से आपकी यील्ड आती है, आप उसको नापने की कोशिश करते हो, सपोज़ वहाँ से 500 किलो का आपका गेहूं की पैदावार हुई। अब मैं आपसे ये पूछूं कि वहाँ पे 500 किलो थी कि वो 501 किलो थी या 499 किलो थी, आप मुझे क्या जवाब दोगे? आप बोलोगे कि इतने बड़े खेत में 500 किलो हमारा गेहूं पैदा हुआ है, वह 499 भी हो सकता है और वह 501 भी हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जो आपने मुझे वैल्यू लिख करके दी है 500 किलो, वह वैल्यू एक छोटे से रीजन में, एक छोटे से दायरे के अंदर लाई कर सकती है। जैसे मैंने ये मुट्ठी बनाई है, तो अगर कोई वैल्यू अगर हमारी है तो इस मुट्ठी के अंदर कहीं भी लाई कर सकती है, चाहे यहाँ लाई करे चाहे वो यहाँ पे लाई करे, राइट। तो ऐसे फीचर्स को हम ग्राफिकली कैसे दिखाने की कोशिश करें, और ख़ास तौर पे हम जब दो वेरिएबल्स के बीच में जो संबंध दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ग्राफिकली, तो अगर दो वेरिएबल्स हैं तो दोनों वेरिएबल्स के बीच में जो भी उनका डेटा आया है उसके अंदर इस तरह की वेरिएशन हो सकते हैं। तो उसको हम ग्राफिकली समझने की कैसे कोशिश करें, इसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो आज हम इस लेक्चर में स्मूथ स्कैटर प्लॉट्स की बात करेंगे। तो हमारे पास जो डेटा सेट होगा वो पहले के लेक्चर जैसा ही होगा, जहाँ पर या तो यूनिवेरिएट है या वो बाईवेरिएट है, और हम ये मानेंगे कि बाईवेरिएट डेटा में कोई उनके बीच में संबंध एग्जिस्ट करता है, और उसी संबंधों को हम आपको एक स्मूथ
प्लॉट से दिखाने की कोशिश करेंगे और हम स्मूथ स्कैटर प्लॉट्स की आज बात करेंगे और उससे हम कैसे इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, कैसे उसको समझते हैं, उसकी बात करेंगे आपसे। राइट, तो चलिए हम अपने इस लेक्चर को आरंभ करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस लेक्चर की स्लाइड्स कहाँ से मिलेंगी। इनकी स्लाइड्स को डाउनलोड करने के लिए आप हमारे होम पेज पर चले जाइए। वहाँ पर एक स्वयं प्रभा नाम का लिंक होगा। आप उस लिंक के अंदर जब आप जाएंगे तो आपको अपने कोर्स के अंदर, कोर्स वाले लिंक के अंदर आपको इस कोर्स की सारी स्लाइड्स मिल जाएंगी। वो वहाँ पे PDF फॉर्मेट में अपलोडेड है, आप उनको वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब हमारे इस होम पेज का एड्रेस क्या है, तो देखिए हमारे होम पेज का एड्रेस है home.iitk.ac.in/SHALAB/SP। SP का मतलब पता क्या होता है? स्वयं प्रभा। ओके, और अगर आपको इस एड्रेस पर भी आने में दिक्कत हो रही है तो आप इस QR कोड को भी आप स्कैन कर सकते हो। और QR कोड को स्कैन करने के लिए आप अपने फ़ोन में अवेलेबल किसी भी फ्री एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हो और जब आप स्कैन करोगे तो आप डायरेक्ट आप इस एड्रेस पर आ जाओगे। और अगर आपको यहाँ भी कोई अगर दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट के कोई भी सर्च इंजन में चले जाइए और सर्च इंजन में जा कर के आप हमारा नाम और हमारे इंस्टीट्यूट का नाम टाइप कर दीजिए और उम्मीद करते हैं कि आपको वहाँ पे हमारा होम पेज मिल जाएगा और होम पेज में जाने के बाद में स्वयं प्रभा लिंक के अंदर आपको इस लेक्चर की स्लाइड्स मिल जाएंगी। तो अब हम देखिए बात करते हैं कि अगर हमारे पास सपोज़ दो कोई वेरिएबल हैं जो आपस में एक संबंध रखते हैं। अब हमारे पास अगर हम बात करें जैसे कि अगर हम ये कोई दो वेरिएबल हमारे हैं x और y एक्सिस पर और इनको मैंने यहाँ पर प्लॉट करने की कोशिश करी है, राइट, ऐसे करके। अब अगर इनको आप अगर ज्वाइन करने की कोशिश करिए तो ये कैसे ज्वाइन होंगे? ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे, देखिए, राइट। अब अगर हम जो हमारा देखिए बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारा बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि मुझको एक ऐसी मैथमेटिकल इक्वेशन को बाहर निकालना है जिसके थ्रू हम इसका एक इक्वेशन दिखा सकें कि इसके अंदर हमारे पास x और y में किस तरह का संबंध है, राइट। तो अब देखिए हर एक दो डेटा पॉइंट्स के बीच में एक अलग तरीके का संबंध है। तो इसको अगर आप किसी को बताने की कोशिश करेंगे तो उसके लिए इस प्रोसेस को समझना बहुत कठिन हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसको एक अंदाजन, एक अप्रॉक्सीमेट अच्छी सी रिलेशनशिप बता दें तो आपको नहीं लगता है कि उसका जीवन ज़्यादा आसान हो जाएगा और उस डेटा के अंदर छिपी हुई इन्फॉर्मेशन को वह आसानी से समझ पाएगा। तो ऐसा कर्व बनाने की जगह अगर हम एक ऐसा कर्व बना दें, अगर हम ये करके, ऐसा भी हो सकता है, या आप अगर इसको और अगर किसी फॉर्मेट में करना चाहें तो ये कोई ऐसा भी कर्व हो सकता है, राइट। तो देखिए ये क्या है, मैंने ये जो कर्व बनाया है, ये वाला कर्व और ये वाला कर्व, ये क्या है? ये आपकी स्मूथ कर्व नहीं है। स्मूथ कर्व का क्या मतलब होता है कि जैसे मैंने अपना पेन यहाँ पे रखा और मैंने एक कर्व बनाना शुरू किया और बिना अपने पेन को मैंने हटाए इस कर्व को बना दिया। और अगर स्मूथ कर्व नहीं तो कैसा होगा? मैंने यहाँ पेन रखा और मैंने फिर यहाँ से मैंने जोड़ने की कोशिश करी। आप देखिए आप कितना भी कोशिश करोगे आपको ये जो कॉर्नर्स है ना, ये आपको दिखाई पड़ते रहेंगे। तो ये हमारा स्मूथ कर्व नहीं है। तो स्मूथ कर्व का मतलब होता है कि उस कर्व में कोई नोक या कॉर्नर्स नहीं होने चाहिए। तो अब हमारे पास R सॉफ्टवेयर में भी इस तरह के कर्व बनाने के लिए अलग अलग कमांड है। तो हम एक काम करते हैं, आज हम सबसे पहले इन जो भी R कंसोल में कमांड्स हैं उनकी बात करते हैं और हम कुछ उदाहरण लेकर के भी हम उनको समझाने की कोशिश करेंगे, राइट। तो ये जो हमारा कर्व होता है, जहाँ पर जो हमारा एक स्कैटर प्लॉट के ऊपर तैयार किया जाता है, जिसमें ऊपर एक लाइन होती है या कोई भी कर्व होता है, वो एक्चुअली में हमको उन दो वेरिएबल्स के बीच में एग्जिस्ट करने वाला जो संबंध है उसके बारे में बताता है कि संबंध का हमारा जो ट्रेंड है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, राइट, या उसमें से डिग्री ऑफ उनका संबंध क्या है, डिग्री ऑफ लीनियर रिलेशनशिप या डिग्री ऑफ नॉन लीनियर रिलेशनशिप क्या है। इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमको यहाँ से मिल जाती हैं। तो R कंसोल में हमारा R सॉफ्टवेयर में एक कमांड है scatter.smooth। देखिए यहाँ पे आपको स्पेलिंग पे ध्यान देना है क्योंकि आगे भी मैं आपको एक और कमांड बताने वाला हूँ और दोनों की स्पेलिंग बहुत ही मिलती जुलती है लेकिन दोनों के आउटकम अलग अलग होते हैं। इसकी स्पेलिंग क्या है? SCATTER.SMOOTH, scatter.smooth, राइट। तो ये जो हमारा कमांड है ये किसी भी स्कैटर प्लॉट में एक स्मूथ कर्व
ऐड कर देता है। तो जैसे अगर हम कहें कि जैसा पहले आपने एक ये पॉइंट के साथ में स्कैटर डायग्राम तैयार किया था, तो इसी पॉइंट के स्कैटर डायग्राम में ये कोई एक ऐसा कर्व यहाँ पर ऐड कर देगा, राइट। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि इस कैसे तैयार करते हैं। लेकिन तैयार करने के पहले देखिए, जब भी आप कभी इस कर्व को तैयार करने की कोशिश करते हैं तो डेफिनेटली देखिए ये जो हमारे पॉइंट्स हैं, कोई पॉइंट यहाँ पे है, कोई यहाँ पे, कोई इस तरीके से है, राइट। ये उनके बीच में से जाता हुआ एक कर्व होता है। तो अब एक सवाल आता है कि अगर हम आपसे कहें कि आप इस कर्व को प्लॉट करने की कोशिश करिए और उसका आप एक प्रोग्राम लिखिए, तो जब भी कभी आप ऐसे कर्व की फिटिंग करने की कोशिश करेंगे तो आपको अपने प्रोग्राम में कुछ ना कुछ अप्रॉक्सीमेशन करना पड़ेगा और आपको ये बताना पड़ेगा कि यह पॉइंट जो हमारे इस कर्व से अलग अलग दूरी पर हैं, इनको हम कैसे एक स्मूथ कर्व के साथ में इंडिकेट करने की कोशिश करें। तो ये जो हमारे स्मूथ कर्व्स बनते हैं, इनके हमारे सांख्यिकी में और मैथमेटिक्स में और ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और हम क्या करते हैं, चूँकि हमारा ये कर्व एक अप्रॉक्सीमेट संबंध को दिखाने की कोशिश करता है, तो उस कर्व को कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके के कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किए जाते हैं। और ये जो हमारे कॉन्सेप्ट है, ये हमको ऑलमोस्ट मिलते जुलते कर्व देते हैं, लेकिन उनके पीछे की जो स्टोरी होती है वो अलग होती है। तो उसी तरीके से ये जो हमारा एक कमांड है स्कैटर डॉट स्मूथ, ये भी हमको एक अप्रॉक्सीमेट एक संबंध को दिखाता हुआ स्मूथ कर्व बनाने की कोशिश करता है। और ये जो कर्व है, ये हमारा एक होता है लोएस, LOESS, राइट। ये हमारा क्या कॉन्सेप्ट है, ये हमारा एक जो पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिटिंग में जो हमारा कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, ये उसका इस्तेमाल करता है। तो ये जो स्कैटर डॉट स्मूथ है, ये हम उसको लोइस का जो कॉन्सेप्ट है, जो एक्चुअली में लोकली वेटेड स्कैटर प्लॉट स्मूथिंग मेथड है, उसको इस्तेमाल करता है। और ये जो मेथड है, ये जो हमारा पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिटिंग जब हम करते हैं, उसमें से लोकल पॉलिनोमियल रिग्रेशन फिटिंग की बात करते हैं, ये वहाँ पर इस्तेमाल होता है, राइट। तो इसमें से हम क्या करते हैं, हम कोई भी जो अपने प्रेडिक्टर्स हैं, अर्थात कि जो भी हमारे वेरिएबल्स हैं, उनको हम इस्तेमाल करते हैं, एक या एक से ज़्यादा अगर वेरिएबल अगर है, और एक अगर हम एक लोकल फिटिंग का इस्तेमाल करते हुए एक हम पॉलिनोमियल सरफेस को निकालने की कोशिश करते हैं। क्योंकि देखिए समस्या हमारी ये है कि हमारे पास जो डेटा यहाँ पे है वो तो इस तरीके का कुछ है। अब यहाँ से कर्व हमारा ऐसे पास होना चाहिए, ऐसे पास होना चाहिए, कि बीच से पास होना चाहिए, कि कैसा होना चाहिए, इसके लिए हमको यहाँ पर इस तरीके के कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश करती है। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल क्लियर करना चाहूँगा कि मैं आपको यहाँ पे लोइस का जो कॉन्सेप्ट है LOESS का, उसके बारे में मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, लेकिन मैं आपको सिर्फ खाली इतना यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि आप जो भी कर्व बनाने की कोशिश करते हो, हर कर्व के पीछे कोई ना कोई एक मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट होता है, एक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट होता है, और साथ में उसके ऊपर ऑप्टिमाइजेशन रूल्स को लगाया जाता है, और उसके बाद ही आपको कर्व मिलता है, राइट। अगर आपको इसके बारे में और अगर डिटेल देखना है तो आप इसमें स्कैटर डॉट स्मूथ की जो हेल्प है वहाँ पे आप देखने की कोशिश करिए, आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। जैसे यहाँ पे कुछ जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो हम आपको यहाँ पर देने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे देखिए आपका कमांड है स्कैटर डॉट स्मूथ, तो इसको अगर आपको बनाना अगर है तो आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर आपके पास यूनिवेरिएट डेटा है और अगर बाईवेरिएट डेटा है, तो दोनों के केस में आप इसको तैयार कर सकते हैं। तो अगर आपके पास यूनिवेरिएट डेटा है तो आप एक डेटा वेक्टर ले लीजिए x, और अगर बाईवेरिएट है तो आप इसमें से ले लीजिए x और y। तो अगर हमारे पास यूनिवेरिएट डेटा अगर है तो हम क्या करेंगे, y को हम लिख देंगे नल। आपको याद होगा ना, मैंने नल और NA दोनों के बारे में बात करी थी कि NA का मतलब होता है कि कोई वैल्यू हमारी मिसिंग है, और जो NULL का क्या मतलब होता है कि ये वैल्यू हमारे पास कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, राइट। तो इसलिए यूनिवेरिएट और बाईवेरिएट दोनों कर्व्स को प्लॉट करने का हमारा कमांड एक ही रहेगा। उसके बाद में हमारा एक देखिए पैरामीटर है स्पैन। ये जो स्पैन होता है, ये जो हमारा लोइस का जो भी कॉन्सेप्ट है LOESS का, ये उसके अंदर कर्व के अंदर
उस कर्व की स्मूथनेस है ये उसको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, राइट। और इसके बारे में अगर आपको सीखना है तो आप इसमें से आप स्पैन की भिन्न भिन्न वैल्यूज़ को देने की कोशिश करिए कोई भी डेटा सेट लेकर के, तो उससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि स्पैन की वैल्यू को अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे कर्व की जो स्मूथनेस है उसमें कैसे चेंज होता है। ओके, उसके बाद हमारा एक ऑप्शन है डिग्री। ये जो डिग्री है ये हमारा लोकल पॉलिनोमियल को जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। जैसे हम कहते हैं ना कि पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, तो उस तरीके का जो हमारा पॉलिनोमियल का कॉन्सेप्ट होता है उसको यहाँ पर ये डिग्री पैरामीटर से कंट्रोल करने की कोशिश करता है कि आप यहाँ पर किस तरह की का आप पॉलिनोमियल को यूज़ करना चाहते हो, राइट। आपको ये पता है कि जैसे जैसे हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री बदलती जाती है, हमारे जो कर्व का शेप है, आकार है, बदलता जाता है। ओके, अब उसके बाद में एक हमारा पैरामीटर होता है फैमिली। फैमिली का क्या होता है, हमारे पास सांख्यिकी में अगर हमारे पास कोई भी इस तरीके का स्कैटर डायग्राम है तो इस स्कैटर डायग्राम में अगर मुझे कोई एक लाइन फिट करनी है, अर्थात एक हमको ऐसी लाइन दिखानी है जो इस डेटा को रिप्रेजेंट करती है, राइट, तो उसको निकालने के लिए हमारे पास भिन्न भिन्न तरीके होते हैं, राइट। तो जैसे एक हमारा होता है लीस्ट स्क्वायर। लीस्ट स्क्वायर में क्या होता है कि हम इन पॉइंट्स के बीच में से जाती हुई एक ऐसी लाइन को बनाते हैं जो कि हमारे मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट से पास हो रही है और जिसमें ये जो हमारी दूरी है, इसको मैं आपको देखिए एक अलग रंग से करके दिखाता हूँ। ये जो दूरी है पॉइंट और लाइन के बीच की, ये आपकी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या है, लीस्ट स्क्वायर प्रिंसिपल। उसी तरीके से हमारे पास और भी ऑप्शंस होते हैं। तो ये जो फैमिली है इसमें से अगर हम यूज़ करेंगे गाउजियन तो जो इसकी फिटिंग है वो हमारे लीस्ट स्क्वायर से आएगी। और अगर हमारी उसी तरीके से हमारा एक कॉन्सेप्ट होता है स्टैटिस्टिक्स में एस्टिमेटर का, उसको भी यूज़ करते हुए हम इस कर्व को फिट कर सकते हैं। और उसमें से अगर हम दे देंगे फैमिली इज इक्वल टू सिमेट्रिक तो हमको यहाँ पे एक अलग तरीके की जो मॉडल फिटिंग होकर के कर्व मिल जाएगा। और ऐसी अगर हम अपने एक्स एक्सिस पर अगर हम लेबल्स देना चाहते हैं तो हमारा कमांड है एक्स लैब, और अगर हम वाई एक्सिस पर अपना कोई कमांड देना चाहते हैं, कोई हम टाइटल देना चाहते हैं तो हमारा कमांड है वाई लैब। उसी तरीके से वाई में जो हमारी वाई एक्सिस पर जो हमारी लिमिट्स होती हैं, जहाँ पर हमारा कर्व प्लॉट होना चाहिए, उसके लिए हमारा कमांड होता है वाई लिम, राइट। और इसीलिए इसके अलावा आपके पास में बहुत से ऑप्शंस होते हैं, आप यहाँ पे देखने की कोशिश करोगे तो हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप एक बार आर्क में सॉफ्टवेयर में जाकर के हेल्प मेनू में जब आप देखोगे तो आपको बहुत सारी डिटेल्स यहाँ पर मिल जाएंगे। ओके, तो अब हम एक काम करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण में हम अपने इस तरीके के कर्व्स को प्लॉट करने की कोशिश करें, राइट। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, ये उदाहरण मैंने पिछले लेक्चर में भी लिया था कि हमारे पास 20 स्टूडेंट हैं, उनका इम्तहान हुआ है और उनके 500 में से नंबर आए हैं। और उन स्टूडेंट से पूछा गया कि आपने हर हफ्ते कितने घंटे स्टडी किया है, और उसका जो डेटा होगा उसको यहाँ पे रिकॉर्ड करने की कोशिश करी गई है। तो जैसे कि अगर हम कहें कि यहाँ पे देखिए वैल्यू लिखिए 23 और ऊपर लिखा हुआ 337, तो इसका मतलब ये है कि जो हमारा पहले नंबर का स्टूडेंट है उसने बताया कि उसने 23 घंटे प्रति हफ्ते उसने पढ़ाई करी है और उसके 337 नंबर आए हैं। उसी तरीके से दूसरा स्टूडेंट है, उसने 25 घंटे हफ्ते में पढ़ाई करी थी और उसके 316 नंबर आए हैं। उसी तरीके से जो तीसरा स्टूडेंट है उसने हर हफ्ते 26 घंटे औसतन पढ़ाई करी थी और उसके 327 नंबर आए हैं। और इसी तरीके से आप देख लेंगे ये हमारे पास यहाँ पे 20 पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस आ गए। पेयर्ड ऑब्जर्वेशंस इसमें से क्या क्या हुआ, समथिंग लाइक जैसे मार्क्स और नंबर ऑफ आवर्स दोनों हमारे एक साथ चल रहे हैं कि जिस स्टूडेंट ने 35 घंटे पढ़ाई की हमको उसके ही नंबर लेने हैं कि 384, राइट। इस तरीके से देखिए ये हर ऑब्जर्वेशन आपका पेयर्ड ऑब्जर्वेशन है। और जब भी हम कभी बाईवेरिएट डेटा की बात करेंगे तो ऑब्वियसली हमको उसमें पेयर्ड ऑब्जर्वेशन की तो बात करनी है। ओके, अब हमने क्या किया, इसी डेटा को मैंने 2 डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया, एक को मैंने कर लिया मार्क्स और एक को कर लिया मैंने आवर्स। ओके, अब हम एक काम करते हैं, चलिए ज़रा सा हम इसमें से इनका स्कैटर स्मूथ प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं।
तो हम यहाँ पे बहुत ही एक अभी आरंभ में बहुत ही सिंपल सा कर्व बनाने की कोशिश करते हैं जिसके द्वारा हम आपको ये समझा सकें कि ये स्मूथ स्कैटर कर्व क्या आ रहा है, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पे कमांड यूज़ की, इसलिए मैंने यहाँ पे बाकी जो हमारे ऑप्शंस पैरामीटर है उनका मैंने इस्तेमाल नहीं किया। जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं उनसे जो हमारा कर्व प्राप्त होता है मैंने वह कर्व यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश करी है। तो इस कर्व को कैसे निकालेंगे, हम कमांड लिखेंगे स्कैटर डॉट स्मूथ, SEATTER.SMOOTH। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आप इसकी स्पेलिंग पर ध्यान दीजिएगा और ये ध्यान कीजिएगा कि सारे जो हमारे अल्फ़ाबेट्स हैं लोअर जो भी हमारे छोटे लेक्चर होते हैं ABCD स्मॉल लेटर्स उसमें लिखे गए हैं, राइट। और ये मैंने स्कैटर स्मूथ बना दिया आवर्स और मार्क्स के बीच में। तो देखिए आपको कुछ ऐसा यहाँ पे आउटकम मिल जाएगा। अब अगर आप ध्यान दीजिए, देखिए ये जो पॉइंट्स क्या बने हुए हैं, ये पॉइंट आपको याद है पिछले लेक्चर में आपने जब क्या था प्लॉट बिटवीन आवर्स एंड मार्क्स, तो आपको इसी तरह का एक स्कैटर डायग्राम मिल गया था जहाँ पर हर एक डेटा पॉइंट एक पॉइंट से इंडिकेट हो रहा था। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्या किया, एक यहाँ पे इसने ये कर्व बना दिया। जैसे देखिए ये जो कर्व है ये बना हुआ है ना स्मूथ कर्व, और अगर आप ये देखिए ये कर्व इन्हीं डेटा के बीच से होता हुआ जा रहा है। ये कर्व कोई ऐसा नहीं है कि यहाँ से जा रहा है या ऐसे आ रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है देखिए। और यही तो आप निकालना चाहते थे, आप यही यहाँ पर निकालना चाहते थे कि एक हमारा ये जो डॉट डॉट करके हमारे डेटा दिए हुए हैं, राइट, हमको यहाँ पे एक ऐसा कर्व चाहिए जो इनके बीच की इंडिविजुअल रिलेशनशिप है इस तरीके की, जैसे आपने लाइन डायग्राम भी निकाला था, वो हमको नहीं चाहिए। इतने सारे संबंध को लेकर के हम क्या करेंगे, हमको तो एक ही संबंध चाहिए। उसने देखिए यहाँ पर एक ये अप्रॉक्सीमेट ये लाइन आपको फिट करके दे दी। और इसी, और अगर आप ध्यान दीजिए इस लाइन में देखिए कोई भी यहाँ पे ब्रेक नहीं है, कोई भी कॉर्नर नहीं है, कोई ऐसी नोक नहीं है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ये एक हमारा स्कैटर स्मूथ कर्व है, राइट। अब हम आपको ये भी दिखाते हैं कि अगर हम यूनिवेरिएट केस में अगर इसी कर्व को निकालने की कोशिश करते हैं तो क्या होता है। तो मैंने देखिए एक छोटा सा डेटा सेट लिया हुआ है। अगर आपका ये डेटा सेट और बड़े साइज़ का होगा तो आपको और अच्छा एक कर्व मिलेगा, लेकिन जैसा मैंने कहा कि मेरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सिर्फ इतना है कि मैं आपको ये दिखा सकूँ कि ये कर्व कैसे तैयार होता है, इसके पीछे के क्या कॉन्सेप्ट होते हैं और इसको हम कैसे इंटरप्रेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने 10 ऑब्जर्वेशन ले लिए हैं और इसमें से क्या है कि जो भी हमारा कोई अनाज होता है उसके मैंने 10 बैग्स ले लिए और उनके अंदर उनका कितना वेट है उसको मैंने नोट करने की कोशिश करी है किलोग्राम में, राइट। ये आपका पूरा डेटा किलोग्राम में है, राइट। ओके, अब देखिए ये इसकी वैल्यूज़ आ गई और इनका जो भी ये डेटा आया है इसको मैंने यहाँ पर वेट एक डेटा वेक्टर में स्टोर कर लिया। और अब देखिए ये आपका क्या है, ये आपका यूनिवेरिएट डेटा है। इस यूनिवेरिएट डेटा में अर्थात यहाँ पे खाली एक ही वेरिएबल है वेट। ऐसा पहले के केस में क्या था, आपका मार्क्स और आवर्स 2 वेरिएबल थे। तो यहाँ पर मैंने खाली अपना एक ही वेरिएबल लेकर के एक स्कैटर स्मूथ प्लॉट को निकालने की कोशिश करी। तो मैंने यहाँ पे कर दिया स्कैटर डॉट स्मूथ और पैरेंथेसिस में लिख दिया वेट। तो देखिए आपको कुछ ऐसा कर्व मिल गया। देखिए ये जो यहाँ पे आप अगर आप खाली करते प्लॉट वेट, तो यहाँ पे क्या होता, आपको ये सारे पॉइंट मिल जाते, लेकिन जो आपका कर्व आपको नहीं मिलता। अब अगर आप इन पॉइंट्स को देखने की कोशिश करिए जो मैंने हरे रंग से यहाँ पे मार्क कर दिया है, आपको देख करके नहीं लग रहा है कि ओके कोई एक कर्व ऐसा पास हो रहा है जो इन सारे पॉइंट्स के बीच में से हो रहा है, राइट। और ये आपको देख करके लगेगा इसमें से कोई एक नॉन लीनियर संबंध है क्योंकि इसका कर्व एक नॉन लीनियर है, राइट। तो देखिए ऐसे हम यहाँ पर अपना एक यूनिवेरिएट केस में भी स्मूथ स्कैटर प्लॉट निकाल सकते हैं। और अगर आपके पास नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अगर ज़्यादा होंगे तो आपको ये ज़्यादा स्मूथ कर्व मिलेगा। आप एक नियम ये समझ सकते हैं कि जितना ज़्यादा आपका डेटा पॉइंट्स आपके पास होगा, आपके कर्व की स्मूथनेस उतनी ही बढ़ती जाएगी। और ये देखिए बहुत ही ऑब्वियस है कि जैसे जैसे आप अपने डेटा में नंबर ऑफ़ डेटा पॉइंट्स को बढ़ाते जाएंगे, अर्थात आपके सैंपल में इंफॉर्मेशन बढ़ती जा रही है, और जब इंफॉर्मेशन बढ़ती जाएगी तो आपकी सांख्यिकी भी अच्छा काम करेगी, राइट। ओके, अब देखिए यहाँ पर हम इसी काम को करते हैं
कि अब हमने यहाँ पे एक ये 50 इंसानों का कि मैंने हाइट ले ली है और इसको मैंने सेंटीमीटर्स में मेज़र किया है। और ये जो हमारा डेटा आया था 50 लोगों की हाइट का, इसको मैंने एक हाइट वेरिएबल में सेव कर लिया है। और हाइट वेरिएबल में सेव करने के बाद में हम इसका स्कैटर स्मूथ प्लॉट निकालने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये भी आपका क्या है, ये भी आपका यूनिवेरिएट डेटा है, खाली एक ही तो यहाँ पर वेरिएबल है। और जब आप इसका अगर आप स्कैटर प्लॉट करेंगे, आप यहाँ पे सिंपली खाली करोगे प्लॉट हाइट, तो आपको देखिए क्या ऐसे तो पॉइंट्स मिल जाएंगे, है ना। लेकिन अब देखिए उसने आपको दे दिया, ये देखिए एक कर्व दे दिया, राइट। तो देखिए ये क्या है, ये उस डेटा को रिप्रेजेंट करता हुआ एक कर्व ही तो है। और आप अगर देखेंगे यहाँ पर जो हाइट की वैल्यू आपकी है 120 से 160 के बीच में अलाई कर रही है, या 160 से थोड़ा सा ऊपर भी है। तो देखिए ये आपको एक के स्मूथ कर्व बना करके दे देगा। अब आप ये सोचिए कि अगर ये सारे के सारे डेटा पॉइंट्स इस लाइन के पास अगर होते तो आपको नहीं लगता है कि ये कर्व आपका अच्छा हो जाएगा। और यही हमारा एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है जब हम मॉडल फिटिंग की बात करते हैं। मतलब आपने बहुत बार सुना होगा स्टैटिस्टिक्स में कि हम स्टैटिस्टिकल मॉडलिंग की बात करते हैं। मॉडलिंग का क्या मतलब है, हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन ही तो निकालना चाहते हैं, और हम ऐसी तो कोई एक इक्वेशन निकालना चाहते हैं जो हमारे इस डेटा जनरेटिंग प्रोसेस को अच्छे से दिखा सके, राइट। ओके, अब इसमें से आप अपने भिन्न भिन्न ऑप्शंस को भी आप यूज़ कर सकते हो, लेकिन हम उसके बारे में यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम इस चीज़ को करके आपको हम अपने आर कंसोल में करके दिखाना चाहेंगे, राइट। तो देखिए सबसे पहले हम आपको ये जो वेट का डेटा है इसके ऊपर हम आपको स्कैटर स्मूथ प्लॉट बना करके दिखाना चाहेंगे। देखिए ये आपका डेटा हो गया वेट का, राइट। और यहाँ पर आप अपना जो भी स्कैटर स्मूथ वाला जो कमांड है आप इसको यहाँ पे एग्जीक्यूट कर दीजिए आर कंसोल में आकर करके। तो देखिए ये आपको कर्व मिल गया, राइट। और ऐसे ही आप अगर मान लीजिए अपना जो अगला डेटा सेट है हाइट का, आप उसको भी अगर ले लीजिए तो देखिए आपको यहाँ पर देखिए हाइट का डेटा आ गया। और इसमें से आपने फिर से इसमें स्कैटर स्मूथ प्लॉट आपने बना दिया। देखिए आपका कर्व ये आ गया, राइट। और बाद में हम आपको दिखाएंगे कि इसी डेटा को यूज़ करते हुए हम और अपने ग्राफिक को भी निकालने की कोशिश करेंगे, राइट। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, चलिए अब हम आपको देखिए यहाँ पर एक और तरीके का हमारा स्कैटर स्मूथ प्लॉट होता है उसके बारे में बताते हैं। और इस तरह के प्लॉट को आर कंसोल में कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा कमांड होता है स्मूथ स्कैटर। अब ज़रा सा आप इसकी स्पेलिंग पे ध्यान दीजिए। SMOOTH के देखिए छोटे जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं स्मॉल लेटर्स उसमें लिखा हुआ है, और फिर लिखा हुआ है स्कैटर SCATTER। अब यहाँ पर आप अगर ध्यान दें तो ये देखिए जो S है ना ये आपका कैपिटल लेटर्स में है, राइट। ये आपको ध्यान देना है। इसीलिए मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपके दोनों कमांड बहुत ही मिलते जुलते हैं और दोनों हमारे एक स्मूथ स्कैटर प्लॉट को कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेकिन दोनों का एक जो मेथड है उनका लुक है अलग अलग है। ये जो हमारा फंक्शन है स्मूथ स्कैटर, ये एक हमारा स्मूथ कलर डेंसिटी टाइप का कर्व बनाता है। जो आपके स्कैटर प्लॉट होते हैं उसी में थोड़ा सा उसको कलर को और दिखाने की कोशिश करता है, और इसमें ये 2 डायमेंशनल कर्नल डेंसिटी एस्टिमेट्स को लगाता है। आपको याद होगा कि जब आपने यूनिवेरिएट केस किया था तो आपने कर्नल डेंसिटी प्लॉट्स भी निकाले थे, उसी तरीके से ये भी हमारा एक प्लॉट होता है। लेकिन इस प्लॉट में क्या खास बात है, जब मैंने अपना लेक्चर आरंभ किया था तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम आपके सामने किसी एक इंसान को सामने बैठा दें और आपसे और आपके कुछ मित्रों से उसकी उम्र पूछें तो कोई कहेगा 45 ईयर से, कोई बोलेगा 46 ईयर से, कोई बोलेगा 47 ईयर से इत्यादि। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये हमारी वैल्यू है 45 तो इस इंसान की उम्र एक किसी छोटे से रेंज के अंदर हो सकती है। हाँ, और 45 और 46 में कहना कठिन होगा, 46 और 47 में कहना
थोड़ा सा और आसान होगा, लेकिन किसी आदमी की उम्र 45 साल है कि 25 साल है, ये पहचानना बहुत कठिन होगा। तो जैसे जैसे हम इस 45 से 25 के सेंटर की ओर बढ़ते जाएंगे, अगर हम यहाँ पे कलर की बात करें तो अगर हम सेंटर पे कहें कि कलर हमारा बहुत ही डार्क है, तो जैसे जैसे हम इस सेंटर से अगले सेंटर की ओर बढ़ते जाएंगे, अगर हमारी दूरी बढ़ रही है तो हमारा कलर भी हल्का पड़ता जाएगा। और यही कॉन्सेप्ट है हमारे इस स्मूथ स्कैटर प्लॉट्स का, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, राइट। स्मूथ स्कैटर, यहाँ तो आपको सिंपली जो भी यूनिवेरिएट जो ग्राफ है मिल जाएगा, अगर आप पैरेंथेसिस में अपने डेटा वेक्टर का नाम दे देंगे। और ऐसी अगर आपको बाई वेरिएट केस में करना है तो देखिए यहाँ पे स्मूथ एट स्कैटर x, y, और वहाँ पे आप y का जो भी वेरिएबल है आप उसको कह दीजिए। उसके बाद में नंबर ऑफ बिन्स, बैंडविड्थ, राइट, कलर रैम्प, आप देखोगे इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ओके, तो हम आपको यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप एक बार इसके हेल्प मेन्यू में जाइए, और हेल्प मेन्यू में जाने के बाद में आप इन कमांड्स के जो उनके पैरामीटर्स हैं आप उनको वहाँ पर पढ़ करके समझने की कोशिश करिए। देखिए कुछ चीज़ें तो कॉमन हैं जो आप बहुत बार कर भी चुके हो, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कलर मतलब ब्लैक चाहिए आपको, राइट, एक्स लैब, वाई लैब, एक्स लिम, वाई लिम, ये सब देखिए आप तो पहले भी कर चुके हो जब हमने यूनिवेरिएट ग्राफिक्स की बात करी थी, राइट। आप अगर वहाँ पे देखोगे तो कुछ आपको जैसे छोटे छोटे जो पॉइंट्स मिल जाएंगे, एक्स और वाई से आपको जो अपना इनपुट डेटा देना है उसके बारे में बात होगी, राइट। और उसी में एक और कमांड है यहाँ पे आपका है, देखिए अनबिन। तो ये आपको क्या है, जो उस डेटा के बीच में कितनी ग्रिड पॉइंट्स होंगी उसको बताने की कोशिश करता है। बैंडविड्थ क्या होता है, बैंडविड्थ के बारे में तो आप जब आपने डेंसिटी प्लॉट के बारे में बात करी थी तब भी मैंने आपको बताया था कि बैंडविड्थ से हमारे उस कर्व की स्मूथनेस कंट्रोल होती है, राइट। और इसको अगर ये देखना है कि कौन सी बैंडविड्थ करने से हमारा कैसा कर्व मिलेगा, तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि आप उसमें से भिन्न भिन्न वैल्यूज़ को लेकर के आर में प्लॉट करने की कोशिश करिए और देखिए कि आपके कर्व में कैसा परिवर्तन हो रहा है, राइट। उसी प्रकार से हमारा एक पैरामीटर है कलर रैम्प है, ये हमारा जो उसका आपको मैं आगे दिखाऊँगा उदाहरण में। अगर आपको उसका अपने डेटा पॉइंट्स का कलर को चेंज करना है उसके बारे में है, राइट। उसके बाद में जब हम किसी भी डेटा को अगर हम हल्का या गाढ़े रंग से दिखाना चाहते हैं तो उसके रंग को कैसे कंट्रोल किया जाए, उसके बाद में अनर पॉइंट्स है। ऐसे आपके पास देखिए रेड डॉट्स कलेक्शन भी है, राइट। वहाँ पे आपको लो डेंसिटी पॉइंट्स के बारे में आपको बताता है इत्यादि। उसी तरह से आपके पास PCS, CEX, COL ये सब पॉइंट्स हैं जो आपके उसमें जो इसके भिन्न भिन्न पैरामीटर्स को ये कंट्रोल करते हैं, राइट। तो इसी तरीके से आप देख सकते हो एक्स लैब, वाई लैब, राइट। आपको अपनी ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पर लेबलिंग करने के लिए कमांड दिए गए हैं, राइट। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे आपको लिमिट दिखानी है उसके लिए आपको कमांड है एक्स लिम, वाई लिम इत्यादि, राइट। तो हम आपको फिर से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हेल्प स्मूथ स्कैटर करके आप इसको देखने की कोशिश करिए। आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल में मिल जाएगी, लेकिन ये मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ कि जो आपको ग्राफ यहाँ से मिलने वाला है वो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव ग्राफ मिलने वाला है, राइट। अब देखिए ये मैंने आपको उदाहरण यहाँ पे फिर से लिया है। ये उदाहरण मैंने अभी भी आपको किया था जहाँ पर मैंने जो एक हमारे अनाज के 10 बैग्स और उन बैग्स का मैंने किलोग्राम में वेट लिया हुआ है और उस इनका जो डेटा है इसको मैंने वेट के अंदर स्टोर किया हुआ है, राइट, एक डेटा वेक्टर में। और पहले देखिए आपने जब स्कैटर स्मूथ प्लॉट निकाला तो आपने कैसे निकाला, स्कैटर डॉट स्मूथ वेट, आपको देखिए ये वाला ग्राफ आया था, राइट। अब हम इसी डेटा के ऊपर अपना स्मूथ स्कैटर प्लॉट निकालने की कोशिश करेंगे। तो देखिए हम यहाँ पे करते हैं स्मूथ स्कैटर वेट। तो देखिए पहले तो देखिए ज़रा ये आपको देखिए वैल्यूज़ मिल गई और आपको कुछ ग्राफ ऐसा दिखाई देगा और जो आपका पहले का ग्राफ था वो देखिए ऐसा था। आपको इस ग्राफ को देख करके कुछ समझ में आ रहा है? चलिए हम यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, मैं इस एरिया की बात करता हूँ। यहाँ पर आप अगर देखिए तो देखिए जो इसका सेंटर है, देखिए ये जहाँ पे मैंने लाल रंग से मैंने डॉट लगाया है, यहाँ पे जो इसका कलर है ब्लू वो सबसे डार्क है और जैसे जैसे आप इस सेंटर से आगे की ओर आते जा रहे हैं इस रंग का जो शेड है वो हल्का पड़ता जा रहा है।
जैसे डार्क ब्लू, फिर उसके बाद में उसकी जो नीले कलर की डार्कनेस है कम होती जा रही है। और फाइनली देखिए जब आप यहाँ कहीं आ जाएंगे तो ये ऑलमोस्ट वाइट हो जाता है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे आप अपनी स्लाइड्स में, तो देखिए यहाँ पे इस तरीके का एक ये बॉर्डर भी बना हुआ है, राइट। अब ये देखिए क्या दिखा रहा है, ये आपको पहले समझने की आवश्यकता है। जो सेंटर में जहाँ पे सबसे डार्क पॉइंट है, यह तो उस वैल्यू को दर्शाने की कोशिश कर रहा है जो इस न्यूमेरिकल डेटा की है। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि ये आपने जिस अनाज के बोरे का वेट लिया है, अब देखिए आपने वेट यहाँ क्या लिया हुआ है, 165 किलोग्राम। अगर मैं कहूँ कि क्या उस बैग का वज़न 164 किलोग्राम हो सकता है, आप बोलो कि हाँ हो सकता है। और आप कभी भी 100% कॉन्फिडेंट नहीं होगे कि बैग का वेट शायद 165 किलो ही था कि 166 किलो था कि 166 या 167 किलो था, लेकिन ये पता है कि आपको मोर और लेस 165 किलो के आसपास ही तो उसका वेट था। तो इसी बात को देखिए यहाँ पर ये इस तरीके के पॉइंट से इंडिकेट करने की कोशिश कर रहा है कि जो इसकी वैल्यू है वह आपकी मान लीजिए कि 165 किलोग्राम है, लेकिन जैसे जैसे आप इस पॉइंट के सेंटर से बाहर की ओर जाते जाओगे इसकी वैल्यू की जो डिपेंडेबिलिटी है कम होती जाएगी। जैसे कि अगर हम कहें कि अगर आपको कोई कहे कि हाँ 165 की जगह 166 किलो तो हो सकता है, लेकिन कहे कि क्या वहाँ पे क्या उसका वेट 200 किलो होगा, आप बोलोगे नहीं इतना अंतर नहीं आने वाला है। या हम कहें कि आपने जिस इंसान की उम्र को देख करके आपने 45 ईयर्स कहा है, तो कोई कहे कि नहीं 45 नहीं 46 ईयर्स है, आप कहोगे हाँ हो सकती है, उसमें आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल लो होगा। लेकिन कोई कहे कि नहीं उस इंसान की उम्र 25 साल है, तो 45 साल और 25 साल के जो बीच का डिफरेंस है वो तो आप बहुत आसानी से समझ जाते हो। तो इसीलिए जब हमारा जो भी कोई डेटा आता है, हर डेटा में कुछ ना कुछ हमारा एक रैंडम वेरिएशन होता है और उसके कारण उस डेटा की जो वैल्यू में अनसर्टेनिटी है बढ़ती जाती है। और इसी चीज़ को यहाँ पर स्मूथ स्कैटर प्लॉट से दिखाने की कोशिश करी गई है, राइट। तो इसका कहने का मतलब ये है कि जो सेंटर में जो भी हमारी देखिए जो वैल्यूज़ हैं, ये हमारी डेटा की वैल्यूज़ हैं जो भी हमने ऑब्ज़र्व करी हैं। और जैसे जैसे हम सेंटर से उस सेंटर से बाहर जाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे जैसे हमारी दूरी बढ़ती जाएगी, हमारे उस डेटा में डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ती जाएगी। तो जितना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस है वो आपका जो ब्लू कलर का शेड है उससे दिखाया गया है। अगर ब्लू कलर का शेड अगर डार्क है तो इसका मतलब है कि आपका उस वैल्यू पर कॉन्फिडेंस उतना ही ज़्यादा है। और जैसे जैसे आपका ब्लू का शेड हल्का पड़ता जा रहा है, आप सेंटर से बाहर की ओर जाते जा रहे हैं और आपका उस वैल्यू के ऊपर जो फेथ है वह कम होता जा रहा है, राइट। तो देखिए ऐसे हम अपने इस स्मूथ स्कैटर प्लॉट में हर एक डेटा पॉइंट को इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं। ओके, अब देखिए आप इसको जरा सा जो आपने पहले अपना स्कैटर डायग्राम तैयार किया था वहाँ से कंपेयर करने की कोशिश करिए। देखिए हम यहाँ पे 2 पॉइंट्स बता रहे हैं अपने यहाँ पे, देखिए ये 2 पॉइंट्स आपके क्या हैं, ये 2 पॉइंट यही तो हैं। लेकिन अब जरा सा आप इनकी लोकेशन को देखने की कोशिश करिए। इस 2 पॉइंट्स को आप अगर देखेंगे, ये देखिए बिल्कुल दूर दूर हैं, लेकिन यहाँ पे आप अगर देखेंगे इन दोनों पॉइंट्स को एक इस तरह के आयत के अंदर बंद कर दिया गया है। क्यों? क्योंकि दोनों पॉइंट्स के अंदर हमारा कुछ रैंडम वेरिएशन हो सकता है, और जो रैंडम वेरिएशन है तो उन दोनों के पॉइंट्स की जो बीच की दूरी है वो एग्जैक्टली उस दूरी को दिखाती कि नहीं दिखाती है, इसके बारे में मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा डाउट है कि अगर हम कहें कि मैंने अपने इस डेटा सेट में 2 वैल्यूज ली, 165 और 164, क्या मैं 100% कॉन्फिडेंस हो सकता हूं कि जो मैंने 2 अनाज के बैग्स का डेटा लिया है उनका वेट 164 और 165 किलोग्राम ही है? क्या दोनों का वेट 165 नहीं हो सकता है, राइट। तो ये हम यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ, अब अगर कोई कहता है कि नहीं हम उसको एक्यूरेटली मेजर कर रहे हैं, हम बहुत संभाल के मेजर कर रहे हैं, तो अलग की बात है। लेकिन
हम तो यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में उस कंडीशन की बात करते हैं जहाँ पर हमारा एक आम इंसान या जो आम एक्सपेरिमेंट है वो अपने नेचुरल वे से काम करता है। आप अगर 100% केयरफुल रहोगे तो आपका जो डेटा हरदम एक्यूरेट आएगा। और मैं आपको यही एडवाइस भी दे रहा हूँ कि आपको जब भी डेटा कलेक्शन करना हो तो आपको जितना भी ज़्यादा आप एक्यूरेट हो सकते हैं आप उसमें से उसको एक्यूरेट होने की कोशिश करिएगा, राइट। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो उसमें से देखिए प्रैक्टिस में हमको ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो डेटा में कुछ वेरिएशन हो सके। तो यहाँ पे हम इसी डेटा के वेरिएशन को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। ओके, चलिए अब हम देखिए जो यहाँ तो मैंने खाली 10 डेटा पॉइंट लिए थे तो आपको ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। अब हम अपना अगला उदाहरण लेते हैं जहाँ पर मैंने 50 लोगों की हाइट को मैंने सेंटीमीटर्स में नापा था और इनका जो डेटा हमारा है इसको मैंने हाइट नाम के डेटा के अंदर स्टोर कर लिया है। तो देखिए ये आपकी 50 वैल्यूज़ है। अब हम एक काम करते हैं, जरा सा इन 50 वैल्यूज़ का हम स्मूथ स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। अब देखिए ये देखिए कैसा आया आपका, ये ऐसा आया। अब आप देख सकते हो कि ये जो सारे पॉइंट्स हैं सब आसपास के पॉइंट्स हैं। ये देखिए जो पॉइंट्स हैं, चलिए इसको, ये जो पॉइंट्स देखिए ये सारे पॉइंट्स आसपास के देखिए पॉइंट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा इसमें अंतर नहीं है, राइट। और अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे तो देखिए इसकी जो डार्कनेस है, इसको लग रहा है कि 2 पॉइंट्स की जो डार्कनेस है एक के ऊपर एक सुपर इम्पोज हो रही है, राइट। तो देखिए ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है स्मूथ स्कैटर प्लॉट्स का। और यहाँ भी आप देख सकते हो कि देखिए यहाँ पे देखिए जो आपका कलर आ रहा है ये आपका बिल्कुल सफ़ेद कलर है, अर्थात यहाँ पर हमारा कोई भी आपस में सुपर इम्पोजिशन नहीं हो रहा है। ये देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर आप सेफली कह सकते हो कि भाई डेटा में मिस्टेक हो सकती है, रैंडम एरर हो सकती है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं होगी कि हम कहें कि 45 साल का जो इंसान है उसकी उम्र को हम 25 साल या हम 65 साल बताने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। और अगर याद करें, मैंने अभी इसी डेटा पर मैंने अपना एक स्कैटर प्लॉट, ये स्मूथ स्कैटर प्लॉट भी बनाया था, ऐसे देखिए ये। अब अगर इस फिगर को आप अगर इस वाली फिगर से कंपेयर करने की कोशिश करें तो देखिए आपको क्या मिल जाएगा। यहाँ पे देखिए ये 2 पॉइंट्स जो आपके थे, देखिए यही 2 पॉइंट्स तो हैं ये, राइट। जो आपका देखिए एक जो यहाँ पर ये जो पॉइंट बना हुआ है, एक क्लस्टर का पॉइंट है, ये वही तो यहाँ पे कुछ आपको ऐसा देखिए दिखाई दे रहा है ये। तो इस डेटा को भी देख करके आपको अपने इस तरह की पिक्चर को देख करके, ग्राफिक को देख करके आपको अपने डेटा में छुपी हुई भिन्न भिन्न इंफॉर्मेशन की जानकारी मिलती है। अब ये आपकी कैपेबिलिटी है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं और कैसे आप डेटा के अंदर छुपी हुई इंफॉर्मेशन को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो चलिए सबसे पहले हम आपको इन चीज़ों को आपके आर कंसोल में भी करके हम आपको दिखा देते हैं, राइट। तो देखिए ये मैंने कमांड लिया और इसको मैंने आर कंसोल में एग्जीक्यूट करता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं इसको जो पहला डेटा सेट था वेट, उसके ऊपर करता हूँ। तो देखिए वेट में देखिए ऐसा डेटा सेट आ गया, और अगर आप वेट की बात भी करेंगे तो देखिए आपका वेट का डेटा ऐसा था। और अगर आप अपने हाइट डेटा सेट की बात करें, जो किसके ऊपर आपने अभी अपना प्लॉट बनाया था, तो इसमें से जो आपका स्मूथ स्कैटर प्लॉट आएगा, क्या आएगा, देखिए ऐसा आ गया, राइट। तो देखिए यही वाला कर्व तो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है, जो आपने यहाँ पर अभी देखने की कोशिश करी है, राइट। तो अब हम चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और हम आपको इसी स्कैटर प्लॉट को स्मूथ कर्व के साथ में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ भी अपना जो पहले वाला एग्जाम्पल लिया था मार्क्स एंड आवर्स वाला, मैं इसी को लेने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर मैंने स्टूडेंट के मार्क्स और उन्होंने हफ्ते में कितने घंटे पढ़ाई करी है उसका डेटा लिया था। तो हमारे पास 2 डेटा वेक्टर हैं, एक है मार्क्स और एक है आवर्स। अब हम यहाँ पर स्मूथ स्कैटर प्लॉट बनाने की कोशिश करते हैं आवर्स और मार्क्स के बीच में। तो ये आपका क्या होगा, ये आपका बाईवेरिएट प्लॉट होगा,
राइट। और जबकि आपने ये जो प्लॉट बनाया है था हाइट का, ये आपका यूनिवेरिएट प्लॉट था, अर्थात ये एक ही वेरिएबल पे था। और जो ये वाला भी था हाइट पे, आपने ये जो वेट पे प्लॉट बनाया था, ये भी आपका यूनिवेरिएट प्लॉट था, राइट। तो अब हम चलिए बाईवेरिएट प्लॉट बनाते हैं और आपको दिखाते हैं कि देखिए उसमें क्या होगा। तो देखिए जैसे ही मैंने यहाँ पे इस कमांड को इस्तेमाल किया, स्मूथ स्कैटर आवर्स मार्क्स, राइट, आपको देखिए नहीं दिखाई पड़ रहा है कि यहाँ पे इनके बीच में कुछ एक संबंध जैसा आ रहा है और आपको एक यहाँ पे लीनियर ट्रेंड दिखाई पड़ रहा है, राइट। और इस तरह के ट्रेंड की बात आप अगर देखेंगे, हम अपनी डे टू डे की लाइफ में बहुत बार करते हैं। बहुत से लोग जो फाइनेंशियल मार्केट में काम करते हैं, वो लोग बात करते हैं कि अच्छा आज कंट्री में ऐसा हो गया है तो आज हमारा शेयर मार्केट इंक्रीज़ हो जाएगा, आज अमेरिका ने कुछ ऐसी पॉलिसी ली है तो आज हमारा शेयर मार्केट नीचे आ जाएगा। इस तरह की बात करते हैं ना। या हम बात करते हैं कि ये हमारा किसी कंपनी का शेयर है, ये तो दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम पिछले कुछ दिनों का उसका शेयर का प्राइस देखते हैं और उसका हम ट्रेंड निकालने की कोशिश करते हैं। ट्रेंड कैसे निकालेंगे, उसके लिए आपने सिंपली प्लॉट कमांड तो लगा दिया, और उस प्लॉट एक कमांड को लगाने के बाद में आपने देखा कि उसके अंदर ट्रेंड डेटा का कैसे आ रहा है। अगर वो इंक्रीजिंग है तो आप समझते हो कि जैसे कि अभी आगे अच्छे चांसेस हैं कि इस शेयर का दाम और आगे जाएगा, तो वो क्या होती है, इसको हम कहते हैं ट्रेंड एनालिसिस, कि हम अपने डेटा का ट्रेंड देख करके उस डेटा के अंदर क्या हो रहा है और उस डेटा की प्रवृत्ति कैसी है, उसी को तो निकालने की कोशिश करते हैं, राइट। तो देखिए अब इस पिक्चर को देख करके आपको नहीं लग रहा है कि जैसे जैसे स्टूडेंट्स के हमारे नंबर बढ़ते जाते हैं उसके हमारे मार्क्स बढ़ते जाते हैं। हाँ, लेकिन एक बात यह है कि अगर कोई किसी से पूछे कि अगर हम 6 घंटे पढ़ाई करते हैं या अगर हम हफ्ते में अगर हम 35 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हमारे कितने नंबर आएंगे, तो हम उसको एक अंदाज़ा तो बता सकते हैं कि आपके 500 में से 350 नंबर आएंगे या 340 नंबर आएंगे, लेकिन 100% एग्जैक्ट कहना कि 335 नंबर आएंगे कि 340 नंबर आएंगे, ये कहना तो बहुत कठिन काम है। और इसी बात का जो मेरे स्टेटमेंट मैंने कहा कि बहुत कठिन काम है, इसी बात की जो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस है, ये देखिए इस कलर का जो बीच में है डार्क कलर, और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, इस सेंटर से बाहर की ओर आते जा रहे हैं, राइट, हम इस सेंटर से बाहर की ओर आते जा रहे हैं, ये मुझको अपना जो हमारा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, जो हमारे कॉन्फिडेंस में कमी आ रही है, हमको दिखाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी अगर स्टूडेंट हमसे ये कहता है कि मैं हर दिन में अगर 4 घंटे पढ़ने की कोशिश करता हूँ, तो मैं उसको हरदम कहता हूँ कि आप कभी फेल तो नहीं होगे। अब आपके पास वहाँ पे कितने नंबर आएंगे ये तो मेहनत करने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन तब भी हम उसको एक अच्छा खासा अंदाज़ा दे देते हैं। देखिए हम अपने इस डेटा को यहाँ पे हम कॉपी कर लेते हैं। ये हमारा डेटा हो गया मार्क्स का, ये हमारा हो गया आवर्स का, राइट। अब इसके बाद में हम अपने इस कमांड को यहाँ पर एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। ये देखा आपने, ये देखिए आपका ग्राफिक बन करके आ गया, और आप अगर देखने की कोशिश करिए तो आपको देखिए एक सॉर्ट ऑफ लीनियर ट्रेंड दिखाई दे रहा है, राइट। ओके, तो अब हम इस लेक्चर में यहाँ पे रुकते हैं। आप अगर देखिए तो इस लेक्चर में हम लोगों ने अपने ग्राफिकल प्रोसीजर्स की बात करी, और ख़ास तौर पे जो हमारे स्मूथ स्कैटर प्लॉट होते हैं उसके बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। और अब आप कंपेयर कर सकते हो कि जब आपने प्लॉट कमांड को यूज़ करके खाली उन वैल्यूज़ को एज अ पॉइंट देखा था, और अब उनको आप एक अलग रूप में देख रहे हो, आपको क्या दोनों ग्राफिक्स से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो आपको क्या एक सी लग रही हैं? उस इन्फॉर्मेशन में देखिए अंतर है, और यही तो हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी इन्फॉर्मेशन हमारे डेटा के अंदर है, और डेटा मुझको कुछ नहीं बता रहा है कि मेरे पास ये वाली वैल्यू है, मेरे पास ऐसा वेरिएशन है इत्यादि। तो हमको तो अपने टूल्स को ऐसे डेवलप करना है जिस तरीके से हम कुएं में बाल्टी डाल करके पानी बाहर निकालते हैं, उसी तरह से हम अपने टूल को
डेटा के अंदर डाल करके सही इंफॉर्मेशन बाहर हम निकाल सकें। और यही तो हम कोशिश भी कर रहे हैं। तो आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप इन टूल को समझने की कोशिश करिए। कोई छोटे छोटे डेटा सेट लीजिए और उसमें से इन प्लॉट कमांड्स को आप इस्तेमाल करके देखिए और आप स्मूथ स्कैटर प्लॉट बनाइए। आप इन पॉइंट्स के सहारे आप इनको प्लॉट बनाइए और ज़रा सा देखिए कि आर में और हमारी कौन कौन सी कैपेबिलिटीज़ हैं। और ये तो सिर्फ आपको फैसला करना है कि किस सिचुएशन में आपको कौन सा ग्राफिक लगाना है या किस ग्राफिक को लगा करके आपको सही इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। ये सब आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको जो स्टैटिस्टिक्स की नॉलेज है, और ख़ास तौर पे जब आप डेटा की एनालिसिस करते हो उससे आपको किस तरह से इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, आप उसको कैसे इंटरप्रेट करते हो, ये आपको समझ में आएगा। तो आप इन सभी चीज़ों के आपको मिलने में फिर से आऊँगा। तब तक के लिए गुड बाय।